हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आर के नारायण द्वारा लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स में से एक द गाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द गाइड, जिसके लिए आर के नारायण को सन 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। आर के नारायण पहले ऐसे राइटर थे या पहले ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, जब 1958 में इनकी बुक या इनकी नोवेल द गाइड पब्लिश हुई थी तो वह काफ़ी पॉपुलर हुई और इसी वजह से इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर द गाइड, और इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मुख्य कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में से पहला नाम आता है राजू का। राजू, जो कि मालगुड़ी स्टेशन पर एक टूर गाइड के रूप में कार्य करता था। वहाँ के जितने भी पैसेंजर्स मालगुड़ी स्टेशन पर उतरते थे उनके लिए वह एक टूर गाइड का काम करता था और उसी स्टेशन पर उसकी एक अपनी खुद की दुकान भी थी। तो वह शॉपकीपर भी था और एक टूर गाइड के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, मैं मालगुड़ी के बारे में कुछ बता दूं कि आर के नारायण के द्वारा लिखी गई अधिकतर बुक्स या अधिकतर नॉवेल्स में से मालगुड़ी का जिक्र किया गया है। वास्तव में मालगुड़ी कोई रियलिटी प्लेस नहीं है, रियल प्लेस नहीं है। यह आर के नारायण द्वारा एक काल्पनिक स्थान है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है। साउथ इंडिया का एक कस्बा है मालगुड़ी। तो मालगुड़ी स्टेशन पर राजू अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई दुकान चलाता था और वहीं पे वह टूर गाइड का भी काम करता था। क्योंकि वहाँ अधिकतर पैसेंजर्स आते थे, कई प्रकार के पैसेंजर्स आते थे, तो इसीलिए वह उनसे भी कई प्रकार के लैंग्वेजेस सीख चुका था और उन्हें यात्रियों को हैंडल करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर्स है मार्को का। मार्को, जो कि एक बहुत ही ओल्ड, कोल्ड एवं सीरियस पर्सन था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वह एक आर्कोलॉजिस्ट था। आर्कोलॉजिस्ट मतलब वह पत्थरों और मूर्तियों में रिसर्च करने में ज़्यादा रुचि दिखाता था। वह ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था इन सब चीज़ों में। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर्स का नाम आता है रोज़ी का। रोज़ी, जो कि मार्को की वाइफ होती है, वह एक यंग और डांसर फैमिली से बिलोंग कर। भले ही रोज़ी मार्को की वाइफ होती है लेकिन मार्को और रोज़ी के बीच जरा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मार्को कभी भी रोज़ी की तरफ ध्यान ही नहीं देता, इसीलिए रोज़ी अधिकतर मार्को से अपसेट रहा करती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर्स का नाम है वेलेन। वेलेन, जो कि मंगला गांव का एक विलेजर है, एक गांववासी है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वेलेन का इस नोवेल में क्या योगदान है, क्या रोल है। दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ कैरेक्टर्स। कहानी थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, राजू जो है वह मालगुड़ी स्टेशन पर मैगनीज बेचने का काम करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, इसीलिए वह एक टूर गाइड का भी काम करता था। उसे लोगों को हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वहाँ पे जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, पॉपुलर प्लेस हैं, वहाँ पे लोगों को दिखाने जाता था और टूर गाइड के रूप में काम करता था, जिससे अच्छी खासी उसकी इनकम हो जाती थी। एक दिन उसी स्टेशन पर मार्को और रोज़ी उतरे। मार्को और रोज़ी उसी स्टेशन पर उतरे तो राजू उनसे मिलने गया। चूँकि वह टूर गाइड था तो इसीलिए उन्हें गाइड करने के लिए गया उनके पास। दोस्तों, धीरे धीरे उसे पता चला कि राजू को पता चला कि मार्को एक आर्कोलॉजिस्ट है और उसे मूर्तियों और पत्थरों पर रिसर्च करने का काफ़ी शौक़ है। इसीलिए उसने बताया कि यहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वह जा कर के रिसर्च कर सकता है। इस प्रकार से मार्को और रोज़ी और राजू
तीनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गए। मार्को को राजू हमेशा अच्छे अच्छे जगह पर ले करके जाता था और उसे वहाँ रिसर्च करवाता था। लेकिन रोजी जो थी मार्को के इस कार्य से खुश नहीं थी। मार्को कभी भी रोजी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, इसलिए रोजी हमेशा अपसेट रहा करती थी। ज़्यादा करीब होने के कारण राजू को भी पता चल गया कि रोजी और मार्को के बीच ज़्यादा बनती नहीं है। चूँकि रोजी एक डांसर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसे नाचने गाने का शौक़ था, लेकिन मार्को नहीं चाहता था कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ कहीं जा कर के नाचे या अपना परफॉर्म करे। इस प्रकार से उन दोनों के बीच हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती थी। राजू जो है वह धीरे धीरे रोजी के काफ़ी क्लोज हो जाता है, उसके बहुत नज़दीक हो जाता है। हमेशा रोजी मार्को की अनुपस्थिति में राजू से मिला करती थी। वे दोनों हमेशा बहुत अधिक टाइम स्पेंड किया करते थे एक साथ। इसके बाद राजू ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में रोजी के टैलेंट को, रोजी की काबिलियत को लोगों के सामने ज़रूर प्रेजेंट करवाएगा। रोजी जो है वह नाचने की शौकीन थी, इसीलिए राजू उसे एक अच्छे डांसर के रूप में फेमस करना चाहता था। तो राजू उसका स्टेज मैनेजमेंट बन गया। मतलब राजू धीरे धीरे हर तरह से रोजी को सपोर्ट करने लगा, चाहे वह फिनंशियली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो या किसी और तरह का सपोर्ट हो। उसे एक फेमस आर्टिस्ट बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता था। राजू खुद उसके लिए स्टेज प्रबंध करवाता था और परफॉर्म करवाता था रोजी से। जो राजू को मैनेजमेंट करने की कला थी, राजू जो जिस प्रकार से उसके हर परफॉर्म को हैंडल करता था, उससे रोजी भी काफ़ी प्रभावित हुई। रोजी की काबिलियत, रोजी की टैलेंट और राजू को स्टेज मैनेजमेंट करने की क्षमता, इन दोनों ने मिलकर के काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था। बहुत लोकप्रिय हो गए थे ये लोगों के बीच। मार्को को इससे कोई मतलब नहीं था। वह अपना रिसर्च पूरा करके अपने यहाँ लौट आया और रोजी को वहीं छोड़ दिया। राजू जो कि रोजी से अब हर तरह से परफॉर्म करवाता था, क्योंकि रोजी अब एक फेमस आर्टिस्ट बन चुकी थी, तो उसने उसका नाम बदल करके नलिनी रख दिया। उसने उसका नाम बदल कर नलिनी रख दिया। नलिनी के रूप में रोजी काफ़ी विख्यात हो गई। एक दिन राजू सीधा रोजी को उठा करके, या राजू सीधा नलिनी को उठा करके अपने घर ले आया। चूँकि रोजी शादीशुदा थी, इसीलिए यह रिश्ता उसकी माँ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि राजू किसी ऐसी लड़की के साथ रहे। उसकी माँ राजू से बहुत नाराज़ हुई। जो राजू की माँ थी वह राजू से बहुत नाराज़ हुई, उसे समझाई, लेकिन राजू पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसीलिए उसकी माँ राजू से गुस्सा होकर के अपने भाई के घर चली गई। राजू को इस बात से कोई फ़र्क नहीं था कि उसकी माँ कहाँ गई है या उससे गुस्सा है, उससे कोई मतलब नहीं था। बस वह रोजी को एक प्रॉपर स्टेज दिलवाना चाह रहा था, एक प्रॉपर पहचान दिलवाना चाह रहा था, जो जिसमें वह कामयाब भी हो रहा था। एक बार बैंक की तरफ से एक नोटिस आया कि रोजी और मार्को दोनों के जो जेवर थे, ज्वेलरी थे, वे बैंक में गिरवी रखे हुए हैं। तो इस नोटिस में उन दोनों का हस्ताक्षर की ज़रूरत थी, ताकि अगर दोनों मतलब मार्को और रोजी हस्ताक्षर कर दें तो यह जेवर जो था वह बैंक से लेकर के आ सकते थे। जब यह नोटिस राजू को मिली तो राजू अचंभित रह गया। उसे डर हो गया था कि कहीं रोजी को वह खो ना दे, क्योंकि रोजी वास्तव में मार्को की पत्नी थी। इसीलिए वह सोचता था कि रोजी का कभी भी पति प्रेम जाग सकता है
और मुझे छोड़कर वह मार्को के पास चली जा सकती है। इसीलिए मार्को और रोजी के बीच दूरी बनाए रखने के लिए राजू ने खुद से फोर्जरी सिग्नेचर कर दिया था उस नोटिस पे खुद से फोर्जरी सिग्नेचर कर दिया था, जिसके बाद यह बात बैंक वालों को पता चली गई और राजू पर मुकदमा दायर कर लिया गया। इस सिलसिले में फर्जीवाड़े के केस में राजू को 2 साल की सज़ा हो गई। राजू को सज़ा से बचाने के लिए रोजी, जो कि नल्ली बन चुकी थी, वह काफ़ी प्रयास की। जितने भी जमा पैसे थे जो दोनों ने मिल करके कमाए थे, उसने पूरी तरह से राजू के ऊपर दाव लगा दिया, लेकिन राजू को जेल जाने से नहीं रोक पाई। राजू को 2 साल के लिए जेल हो चुकी थी। जेल होने के बाद रोजी वापस से अपने पति मार्को के पास चली गई। इधर 2 साल बीत चुका था। 2 साल बीतने के बाद राजू को जेल से निकाला गया। अब उसके मन में वह पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके मन में रोजी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। वह टहलते टहलते मंगला गांव में पहुंचा और वहीं पे विश्राम करने लगा। तभी वहाँ एक उस गांव का व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है वेलेन। वेलेन उसे शांत और ध्यानचित अवस्था में देख करके राजू को एक महात्मा साधु समझ लेता है। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा या कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक कैदी हूँ जो हाल ही में जेल से निकला हूँ। लेकिन वेलेन यह मानने से बिल्कुल इनकार कर देता है। उसे लगता है कि महात्मा जी हमसे झूठ बोलकर इस गांव से जाना चाह रहे हैं। बातों ही बातों में वेलेन ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हमारे गांव में एक महात्मा पधारे हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं। सभी लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। हर तरह से उनके लिए पकवान आने लगे, अच्छे कपड़े आने लगे, उनके खाने की पूरी व्यवस्था की गई, उन्हें एक मंदिर में ठहरा दिया गया। तो उन्हें हर तरह से काफ़ी ध्यान रखा जाने लगा। महात्मा जी, जो कि एक कैदी था राजू, वह भी ये सब पा करके बहुत खुश हुआ। सोचा कि चलो जब तक ये चल रहा है चलने ही देते हैं। वह फ्री का खाना खा रहा था और गांव वालों के नज़र में वह एक बहुत ही शानदार महात्मा बन चुका था। लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर देता था, जिससे वह लोगों की नज़र में और भी रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाता था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मंगला गांव में काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई। एक साल बिल्कुल पूरी तरह से सूखा पड़ गया था। तो उस गांव के 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। शायद कोई उनका निजी मामला था जिसमें वे दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तभी वहाँ वेलेन का भाई आता है। तो राजू वेलेन के भाई से कहता है कि बेटा तुम उन दोनों के पास जाओ, उन दोनों गांव वालों के पास जाओ और बोलो कि जब तक तुम दोनों लड़ना बंद नहीं कर दोगे, महात्मा जी कुछ नहीं खाएंगे। यहाँ गौर से सुनिएगा दोस्तों। महात्मा जी ने कहा था वेलेन के भाई से कि वहाँ जाओ और उन गांव वालों को बोल दो कि जब तक तुम दोनों लड़ना बंद नहीं करोगे, महात्मा जी कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन वेलेन का भाई, जो कि थोड़ा उसे कम समझ में आया यह बात, और गांव वालों के सामने यह हल्ला मचा दिया, यह बात फैला दी कि जब तक गांव में अकाल रहेगा, जब तक सूखा पड़ता रहेगा, तब तक महात्मा जी कुछ नहीं खाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जब तक गांव में बारिश नहीं हो जाती, तब तक महात्मा जी उपवास में रहेंगे। यह सुनकर गांव वाले और भी अचंभित हो गए और इससे भी ज़्यादा अचंभित हुआ राजू, क्योंकि वह बेवजह से ही अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया था। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। गांव में चारों तरफ यह बात फैल गई थी, वहाँ के न्यूज़ में भी यह बात फैल गई थी कि एक महात्मा जी हैं जो कि गांव में बारिश कराने के कारण अपना उपवास रखने जा रहे हैं, और वो भी तब तक जब तक बारिश नहीं हो जाती।
गांव वाले उन्हें और भी बड़ा भगवान मानने लगे थे और भी अच्छा साधु मानने लगे थे। उनके सामने भजन कीर्तन शुरू हो गया था। उन्हें खाना देने के लिए भी अब लोग आते थे, लेकिन वह नहीं खाता था क्योंकि उसे गांव वालों के नज़र में अच्छे भी बना रहना था। लेकिन जैसे ही रात होता था, जैसे ही रात होती थी, जैसे ही शाम होती थी, वह रात में खा लेता था और दिन में फिर से उपवास करने का नाटक शुरू कर देता था। इस प्रकार से गांव वालों को भी पता नहीं चलता था कि महात्मा जी ने कब अपना उपवास तोड़ा है और कब से अपना उपवास रखना शुरू कर दिया है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से राजू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं कब तक गांव वालों को ऐसे झूठ फरेब में ठगता रहूँगा। अगर मेरे ना खाने से यहाँ की बंजर ज़मीन फिर से हरियाली हो जाती है, यहाँ के मुरझाए हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं वास्तव में ही फास्टिंग रख लूँ, क्यों ना मैं वास्तव में ही उपवास रख लूँ। यदि मेरे खाना ना खाने से, मेरे भोजन ना करने से अगर इस गांव में बारिश हो जाती है तो मुझे यह पुण्य करना चाहिए। इसलिए वह ठान लेता है कि वह वास्तव में अब से उपवास रखेगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन राजू ने अपना उपवास जारी रखा। वहाँ के सरकार ने भी उससे निवेदन किया, गांव वालों से निवेदन किया कि किसी भी हाल में महात्मा जी का यह उपवास तुड़वा दिया जाए, उन्हें भूखा ना रहने दिया जाए। लेकिन राजू यह ठान चुका था कि वह लोगों से अब झूठा फरेब नहीं करेगा। लोगों का वह विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उपवास रखना जारी किया। एक दिन वह वेलेन के साथ नदी में पहुंचा। नदी में पहुंचते ही वह वेलेन से कहने लगा, वेलेन देखो वेलेन, वहाँ पर बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बादल घिरे हुए हैं और मुझे मेरे पैरों में भी पानी का आभास हो रहा है। उसके सामने एक इल्यूजन पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि बारिश हो रही है, पहाड़ों पर झमाझम करके बारिश हो रही है और उसके पैरों में भी आभास हो रहा है। तभी राजू उस पानी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है और वह मर जाता है। R.K. नारायण ने इस स्टोरी में, इस नोवेल में यह स्पष्ट नहीं किया है क्या राजू भूख से मरा था या फिर वह नदी में डूब के मरा था। इस बात की कोई स्पष्टता R.K. नारायण ने नहीं की थी। तो दोस्तों, यह नोवेल यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको यह स्टोरी।